So let us start today's session with revising and also making some notes of moment of force. तो in the last session हमने moment of force ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था और मोमेंट ऑफ फोर्स को आप टॉर्क भी बोलते हो इफ यू रिमेम्बर. तो यू नो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है ये. दिस आइडिया इज वेरी सिंपल. यू ऑलरेडी नो अगर किसी भी एक बॉडी पे इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट मतलब इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज जीरो द बॉडी इज एट रेस्ट. अगर हमने बॉडी पे एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो दैट फोर्स मे रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन. एडिशनली any force is also capable of producing rotational motion. मतलब it is capable of producing turning effect. वो टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है हमको ऑलरेडी पता है. इट डिपेंड्स ऑन कितना फोर्स लगाया और कहां पे फोर्स लगाया. बेस्ट एग्जांपल आपके घर में ही है डोर. तो जब आपको डोर को ओपन करना होता है यू अप्लाई अ फोर्स. एक्सिस ऑफ रोटेशन से मतलब हिंजेस बिजागरे से जितना पास में फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा टू प्रोड्यूस द सेम रोटेशनल इफेक्ट. दरवाजा ओपन करना था, एक्सिस ऑफ रोटेशन बिजागरे हिंजेस, उसके जितना पास में फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओपन द डोर और टू क्लोज द डोर. इफ यू अप्लाई अ फोर्स लिटिल अवे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर लगाओगे उतना इजीली डोर ओपन या क्लोज होता है. तो इसका मतलब जो टर्निंग इफेक्ट है, जो फोर्स, कोई भी एक फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स: मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. राइट. तो पहले इतना बेसिक्स पता होना चाहिए. तो यू शुड नो if the net force acting on the body is zero, the body remains at rest. Then अगर आपने एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया then the body may start moving along a straight line. So if an unbalanced force is applied, then the body can move in a straight line, along a straight line. इसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं. तो यू शुड नो linear motion is also called as motion in one dimension. It is also called as rectilinear motion. It is also called as translational motion. Okay. So but as I told you, unbalanced force is also capable of producing turning effect or rotational effect. An unbalanced force is also capable of producing turning effect, or rotational effect. और आपने ये रियल लाइफ में बहुत जगह पे देखा है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज डोर. सो फॉर एग्जांपल a force applied on the door rotates the door about its axis of rotation. और आपको क्या पता है? Whatever you know, you need to write. What do you know? As I told you,
जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। इफेक्ट क्या था? आपको दरवाजे को खोलना है या बंद करना है। जितना फोर्स आप एक्सिस के पास में लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना दूर लगाओगे उतना कम लगेगा। सो इट इज सीन दैट, इट इज फाउंड दैट open or close the door, to open or close the door, a small force is required. Small force is required if the point of application of force, if the point of application of force is away from the axis of rotation, is away from the axis of rotation, and vice versa. Vice versa मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका मतलब जितना पास में वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितने पास में होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा टू प्रोड्यूस द सेम रोटेशनल इफेक्ट। ओके, देन ये इतना कुछ हमने क्यों लिखा? बिकॉज हमको, एज यू नो, हमको मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को डिफाइन करना है, जो हमने ऑलरेडी किया है। बट ये सब बेसिक्स पता होने के, क्योंकि दिस कम्स फ्रॉम रियल लाइफ, भी घर पे जाके ट्राई करके देखना। डोर को ओपन करना है तो एकदम डोर के एंड पे छोटा सा फोर्स लगा दिया तो ये जल्दी से ओपन हो जाएगा। एंड इवन इफ यू ट्राई टू ओपन फ्रॉम अप्लाइंग अ फोर्स वेरी नियर टू द एक्सिस, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब जो टॉर्क है, जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक फोर्स पे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा डिस्टेंस पे। कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दस व्हाट यू कैन कंक्लूड इज, आप क्या बोल सकते हो इसमें से? आप बोल सकते हो दस द टर्निंग इफेक्ट, दस द टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशनल मोशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, depends on number one, magnitude and direction of force, magnitude and direction of force, direction of force, and number two, it depends on distance between axis of rotation, and line of action of force, line of action of force. इसको हमने बोला था moment arm, if you remember. Okay, so which is called as moment arm. Moment arm, the minimum distance between line of action and axis of rotation is called as moment arm. तो इन दोनों पे डिपेंड करता है वो। अब now it is time for us to define torque. So torque या फिर moment of force is defined as moment of force or torque is defined as कैसे डिफाइन करोगे? is defined as the product of, किसका प्रोडक्ट है ये? It's the product of magnitude of force and momentum is defined as the product of magnitude of the force and moment arm. Good. अब we want to derive an expression for torque. हमने कल किया था torque का expression derive, वापस से एक बार कर लेंगे। तो सबसे पहले you need to have a body. तो और मैंने बताया था कि ये बॉडी कौन सा होना चाहिए? rigid body. So consider a rigid body. A rigid body can be of any shape. It can be a disc, it can be a rectangular object like door or window.
तो वैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजिड बॉडी इज रिजिड बॉडी। तो अब मान लेते हैं इस रिजिड बॉडी को रोटेट करना है एंड देयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस डिस्क को परपेंडिकुलर है, इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ, किसी एक पॉइंट ओ में से पास हो रहा है। देन हमने एक पी पॉइंट पे फोर्स लगा दिया, तो ये है आपका पॉइंट ऑफ एक्शन, जहां पे फोर्स लगा इट इज पॉइंट ऑफ एक्शन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो पॉइंट ऑफ एक्शन तक जो आप वेक्टर ड्रॉ करते हो उसको बोलते हो आर बार, पोजीशन वेक्टर। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसको आप बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन, लेट अस से दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, so this is line of action। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। और ये एंगल हमने लिया था थीटा, राइट। तो अभी इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर दो एंड अदर थिंग्स यू ऑलरेडी नो, इट इज वेरी सिंपल। और डिस्क्राइब करना सबसे सिंपल टास्क होता है बिकॉज यू जस्ट हैव टू से व्हाट यू आर यूजिंग। सो कंसीडर a rigid body, right? आगे let axis of rotation, let the axis of rotation be passing through point O, be passing through point O as shown in figure, through point O। अब आपने क्या किया, आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, इसको फोर्स को बोलते हैं F बार। Let F bar be a force applied at point P and the direction along with the force applied is called as line of action। So let a force F bar be applied at point P। Alright, अब R bar क्या है, पोजिशन वेक्टर, वेरी गुड। तो let R bar be the position vector of point of action या फिर point of application of force, right? Then और क्या यूज किया आपने, थीटा। थीटा क्या था, इट इज स्मॉलर एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर एंड लाइन ऑफ एक्शन। स्मॉलर क्योंकि बाहर का भी एंगल ले सकते थे हम। तो इफ यू रिमेंबर मैंने कल बताया था यू कैन इवन टेक दिस एंगल, लेकिन डिफाइन करने के लिए वी यूज द स्मॉलर एंगल। सो लेट थीटा बी द स्मॉलर एंगल between position vector and line of action। That's it। सिस्टम को डिस्क्राइब कर लिया आपने। अब मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन कैसे किया था वो बताओ, कैसे डिफाइन किया आपने यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। Therefore by definition you know, what do you know? और इसको मोमेंट आर्म को S बोल दो, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे the moment arm is S, let S be the moment arm। Then by definition moment of force or you can say torque which is denoted by tau equal to product of force and moment arm। Moment arm is S। Now if you see from this diagram, sin theta is opposite side upon hypotenuse, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो R is hypotenuse, right?
So but from this figure you can see that sine theta is opposite side upon hypotenuse, therefore S equal to R sin theta, therefore टॉर्क जो हमारे पास था, हमारे पास टॉर्क था F इंटू एस, तो ये F इंटू एस एंड यू नो S is R sin theta, so this is therefore torque is F R sin theta. So equation number 1 gives expression for torque, expression for moment of force, और टॉर्क. और मैंने आपको कल बताया था इन वेक्टर नोटेशन, इफ यू रिमेंबर, वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखते हैं इसको, टाउ इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, राइट? So this is what we have done in the last session. Now today we have just revised it and we have noted things down. Why? Because you need to compare now. अब इतना आपको अगर याद होगा तो now you can introduce next topic. तो by the way, यहाँ पे एक सिंगल फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक सिंगल फोर्स. सो सिंगल फोर्स इज प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट हियर. Now it is possible that you have two forces acting at two different points and they can also produce rotation. Okay, और ये तो आपने बचपन में भी किया होगा at many places. If you go to a park, वहां पे बहुत सारे ऐसे खेलने की चीजें होती है जहां पे there are two forces acting at the two ends, even seesaw, right? So it starts rotating. So let us talk about moment of couple. Moment of couple, इसको भी हम टॉर्क ही बोलते हैं. This is also called as torque. सिर्फ डिफरेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आपके पास एक नहीं दो फोर्सेस है. तो नंबर 1, you have two forces, both forces are equal and parallel but acting in opposite direction at two different points. तो एक फोर्स A पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स B पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, और A और B मतलब फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है R. तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो कि यहाँ पे दो पॉइंट्स का मिनिमम डिस्टेंस है. आप बोलेगे मिनिमम डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज यू सी होता क्या है, इन दो फोर्सेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रोटेटिंग. इट स्टार्ट रोटेटिंग. फोर्स तो अभी भी यहीं पे लग रहा है एक, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, करेक्ट? राइट? नाउ यू कैन ऑल्सो मेजर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस लाइक दिस. This is not perpendicular distance anymore. This is not minimum distance. Minimum distance कैसे निकालोगे? Minimum distance निकालने के लिए अब आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर आप इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. अब आप बोलोगे ये है मिनिमम डिस्टेंस एंड नॉट ए बी. तो ये डिस्टेंस है एस विच इज मिनिमम एंड नॉट आर, राइट? तो याद रखना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड पैरेलल बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, राइट? एंड these two forces make a couple, and when a couple acts on any object it produces rotation, and that ability of a couple to produce rotation is called as moment of couple. तो बहुत सिंपल है, it is so simple. तो सबसे पहले एक काम करो, तो मोमेंट ऑफ कपल हम डिफाइन करेंगे. सबसे पहले एक काम करो, कपल क्या है पहले वो डिफाइन करो. सो यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज अ कपल, और नाम का मतलब ही है टू. सो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड पैरेलल बोल देता हूं, टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग
acting in opposite direction at टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास एक फोर्स है और दूसरा फोर्स है और अगर ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इफ दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, रिजल्टेंट इज जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नो रोटेशन, नो ट्रांसलेशन, नथिंग। उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वो अगला टॉपिक। तो जब सारे के सारे फोर्सेस एड अप इन सच अ वे दैट टोटल फोर्स इज जीरो, then the system is said to be in mechanical equilibrium। वो नेक्स्ट टॉपिक। तो रिमेंबर दिस, याद रखो कि जब आप कपल को डिफाइन करोगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, टू इक्वल पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स of a body form a couple, form a couple। और moment of couple मतलब the ability of a couple to produce rotational effect, rotational motion, turning effect is called as moment of couple। तो moment of couple मतलब torque, इसको भी torque बोलते हैं। moment of couple, that is nothing but torque again। So the ability of a couple, the ability of a couple to produce rotational effect, rotational effect is known as moment of couple। Well, by the way, जैसे आपने मोमेंट ऑफ फोर्स का एक इक्वेशन डिराइव किया, मतलब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वैसे ही आपको मोमेंट ऑफ कपल का भी मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए। तो डू यू रिमेंबर यहाँ पे आपने क्या बोला था? यहाँ पे आपने बोला था इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, torque, moment of couple is defined as the product of magnitude of one of the forces। क्योंकि पिछले केस में एक ही फोर्स था इसलिए आपने डायरेक्टली बोल दिया इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। लेकिन यहाँ पे दो फोर्सेस है, लेकिन दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसलिए आप डिफाइन कैसे करते हो? यू से दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। दोनों में से कोई भी एक फोर्स लो, उसका मैग्नीट्यूड लो, मतलब डायरेक्शन हमको कंसिडर नहीं करना है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सो मैथमेटिकली moment of couple is defined as moment of couple is defined as the product of one of the forces, product of magnitude of one of the forces। डायरेक्शन कंसीडर नहीं करना है हमको। product of magnitude of one of the forces and perpendicular distance between the two forces, perpendicular distance between the two forces, So this is how you define। Therefore you can say tau, which is moment of couple, is r into f। क्योंकि हमारे इस केस में r is the minimum distance and f is the force इस केस में। ओके, जब रोटेट होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, वो बाद में देखेंगे। We'll see that in later cases। फिलहाल के लिए ये समझ लो। Now again in vector notation, what you have is torque equal to r bar cross f bar। सेम मोमेंट ऑफ फोर्स में
हम लोगों ने ऐसा यूनिट डिफाइन नहीं किया, हमने डायमेंशन भी नहीं निकाले। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों का सेम ही आएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, दोनों के एसआई यूनिट भी सेम आएंगे और दोनों के डायमेंशंस भी सेम आएंगे। तो लेट अस लुक एट एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रीटी सिंपल केस। आर क्या होता है? डिस्टेंस। एफ क्या होता है? फोर्स। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव। न्यूटन आपको पता होगा, न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर तो आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो, बट नॉर्मली दे यूज न्यूटन मीटर। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, अगर आपको टॉर्क के डायमेंशंस निकालने हैं तो इट इज सिंपल। टॉर्क के डायमेंशन निकालने हैं तो फोर्स के डायमेंशंस और डिस्टेंस के डायमेंशन लगेंगे। फोर्स के डायमेंशंस क्या थे? m1 l, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m1, एक्सेलरेशन का l1 t माइनस 2, तो m1 l1 t माइनस 2 और r वापस से l1, तो दिस इज नथिंग बट m1 l2 t माइनस 2। बट वेट अ मिनट, एनर्जी के डायमेंशंस भी यही आते हैं, राइट? तो डायमेंशंस ऑफ टॉर्क एंड एनर्जी दे आर सेम। और ये तो वैसे भी आपको अभी तक समझ जाना चाहिए था, क्योंकि हाउ डू यू डिफाइन वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये भी तो फोर्स इनटू डिस्टेंस है, right? So they have the same dimensions, even though these two are different physical quantities, but dimensions are same. तो ये आपको पता होना चाहिए। So it is very simple. अब it is time for us to compare. दोनों को कंपेयर करना जरूरी है हमारे लिए, because maybe I can ask you a question, compare moment of force and moment of couple. So let us see how we can compare these two. तो हमको मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल को कंपेयर करना है। वी वांट टू कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज। सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड देन वी विल हैव मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल नंबर वन इज ऑलवेज मैथमेटिकल डेफिनेशन। कैसे डिफाइन किया था हमने टॉर्क? क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में? नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में। टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार। वेरी गुड। यहां पे अब छोटा सा प्रॉब्लम है। यहां पे टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार तो हमने बोला, लिखा भी, पर हमने डिफाइन करते हुए बोला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से कोई भी एक फोर्स, अगर मैं पहला फोर्स ले रहा हूं तो रिमेंबर ये आर, ये वेक्टर है। वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो याद रखना, अगर आपने पहला फोर्स लिया तो डायरेक्शन आर बार का होगा 1 to 2। तो टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ कपल जब आप लिखते हो, अगर आप पहला फोर्स ले रहे हो F1 बार, तो उस केस में डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 मतलब पहला फोर्स है यहाँ पे और दूसरा फोर्स है यहाँ पे, तो R1 2 बार, डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। बिकॉज अभी आपको कुछ नहीं लग रहा होगा 1 to 2 ठीक है, बट व्हेन यू सॉल्व एग्जांपल्स वहां पे प्लस और माइनस, एंड यू हैव सीन दिस मैथमेटिकल मेथड्स का। जब मैंने टेस्ट लिया था, तीनों के तीनों टेस्ट में सेम क्वेश्चन में सिर्फ मैंने साइन चेंज की। एक जगह पे बोला 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एंड 15 अलोंग पॉजिटिव, व्हाट इज द रिजल्टेंट। दूसरे टेस्ट में मैंने बोला 10 अलोंग पॉजिटिव 15 अलोंग नेगेटिव, व्हाट इज द रिजल्टेंट। तीसरे टेस्ट में मैंने वापस पहला वाला केस ले लिया, 10 अलोंग नेगेटिव एंड 15 अलोंग पॉजिटिव, राइट। और इसमें सबने जंबल कर दिया। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 बार मतलब फ्रॉम 1 to 2।
अगर आप मोमेंट ऑफ कपल डिफाइन करने के लिए सेकेंड फोर्स यूज कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू कैन टेक वन ऑफ द टू फोर्सेस। अगर आप सेकेंड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगा 2 to 1, तो हियर डायरेक्शन विल बी 2 to 1 विच इज फ्रॉम सेकेंड फोर्स टू फर्स्ट फोर्स, R21 बार। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज सिंपल। मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन force, मतलब point of application of force, and on moment arm. So it depends on the force and moment arm मतलब the distance, minimum distance between line of action and axis of rotation. It depends on force and moment arm. Here it depends on magnitude of one of the forces, क्योंकि वहां पे दो forces थे, and perpendicular distance between the two forces. It depends on magnitude of one of the forces, and perpendicular distance between the two forces, between the two forces. This is important thing. अब आगे you see, और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने अभी तक सोची नहीं, सोचना पड़ेगा। रिमेंबर, मोमेंट ऑफ फोर्स में हमने एग्जाम्पल लिया डोर का, राइट? और वो डोर कहीं तो फिक्स था एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, हिंजेस पे, राइट? हमने यहाँ पे एक सिंगल फोर्स अप्लाई किया है जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स में। मान लो अगर वो ऑब्जेक्ट हिंजेस पे फिक्स होता ही नहीं, हमने फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, इफ the object is not fixed at the axis of rotation, then the force can also produce translational motion. But जब आप एक रॉड को रोटेट कर रहे थे, राइट, एक रॉड को रोटेट कर रहे थे, तो इस केस में, रॉड के केस में दो फोर्सेस है, तो मोमेंट ऑफ कपल के केस में जो फोर्सेस एक्ट होते हैं इस केस में, दे कैनॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, द फोर्स कैन आल्सो प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, whereas the force in case of moment of couple can never produce translation motion. So here the force is capable of producing translational motion, the linear motion. It is capable of producing translational motion if the object is not fixed at axis of rotation. In this case, forces can never produce translational motion, right? अभी बहुत इजी लगता है, लेकिन when you start thinking in detail, in depth, तब समझ में आता है अरे ऐसा भी हो सकता है, ओह यस, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे, मोमेंट ऑफ फोर्स में एक सिंगल फोर्स था जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था,
अगर मुझे रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने देना, करते हो ना घर में झगड़ते हो, नहीं खोलूंगा दरवाजा और बाहर से कोई धक्का मैं खोल के रहूंगा, है ना, तो दोनों ने एक एक फोर्स लगाया, मतलब जो सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करने वाला था उसको कैंसिल करने के लिए एक सिंगल फोर्स से काम हो जाएगा। सो अ सिंगल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। और कपल के केस में दो फोर्स लगेंगे, सो अ कपल इज रिक्वायर्ड टू कैंसिल अ कपल, सो दैट इज अनदर डिफरेंस हियर। सो दिस इज वेरी बेसिक। तो यहाँ पे अ सिंगल फोर्स is sufficient to cancel the rotational effect, and here in this case, as you know, a couple is required to cancel. A couple is required to cancel the rotational effect. इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे दो फोर्सेस लगने ही वाले हैं अगर आपको रोटेशनल इफेक्ट कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉइंट वन पे एक फोर्स अगर डाउनवर्ड है और पॉइंट टू पे अपवर्ड है, इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पे एक फोर्स अपवर्ड और यहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा टू कैंसिल द रोटेशनल इफेक्ट। सिर्फ एक जगह पे लगा दिया तो देयर इज नो कैंसलेशन ऑफ रोटेशनल इफेक्ट। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। सो बाय द वे, व्हाट यू हैव लर्न टुडे सो फार। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद मोमेंट ऑफ फोर्स और हमने ये मोमेंट ऑफ फोर्स टॉपिक हमने कल ही देखा था। टुडे वी रिविजिटेड दिस इन डिटेल। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क in this case is nothing but moment arm multiplied by force. Moment arm is the minimum distance between axis of rotation and line of action. Line of action is the direction along which the force acts, right? Good. तो आपको यहाँ पे मिला टॉर्क इक्वल टू सिंपल एफ आर साइन थीटा, वेक्टर नोटेशन में मिला आर बार क्रॉस एफ बार। एंड इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ कपल you have couple. What is couple? Couple मतलब two equal and parallel forces। equal है, parallel है। आप बोलोगे parallel कैसे? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल इज ऑल्सो पैरेलल। सिर्फ एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180, पैरेलल में होता है 0। सो हियर यू हैव टू इक्वल बट पैरेलल फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसलिए इक्वल, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। अगर दो डिफरेंट पॉइंट नहीं बोलते हो, सेम पॉइंट पे है, तो दे विल कैंसल आउट एंड द सिस्टम विल अंडरगो, इट विल गो इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ कपल व्हाट यू हैव इज अगेन आर बार क्रॉस एफ बार। सिर्फ इस आर बार को आप मोमेंट आर्म नहीं बोलते हो। दिस आर बार इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। Then we saw basic points of comparison, differentiation between moment of force and moment of couple. Now today I will just introduce the concept of mechanical equilibrium और डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। So let us introduce what is mechanical equilibrium. तो बेसिकली आप इस क्लासरूम में बैठे हो, आप खुद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो। There is no net force acting on you because बेंच पे आपने एक्शन लगाया, बेंच ने आप पे रिएक्शन कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब when there is no resultant force acting on the system. For example, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन से किसी ने फोर्स लगा दिया F और अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया F। So two equal and opposite forces acting at the same point, cancellation, right? So resultant force is 0. ऐसा भी हो सकता है, इसको आप बोलते हो तो सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें एक नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो यू हैव अ सिस्टम
which consist of many particles. ये स्पेशली ये केस होता है गैस का. In case of gas, you have many molecules. Now, in this case, when a system is made up of large number of particles or molecules, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है. Here you will say when there is no net force acting on any part of the system. यहाँ पे आपने बोला there is no net force acting on the system, there is zero resultant force. यहाँ पे आप बोलते हो there is no net force acting on any part of the system, क्योंकि सिस्टम बड़ा है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. So if there is no force, no resultant force acting on any part of the system, then the system is said to be in mechanical equilibrium. ऊपर से और एक चीज, अगर किसी भी एक सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब वहां पे चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज dp by dt, और फोर्स क्या है? जीरो. मतलब dp by dt क्या है? जीरो. मतलब देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम. और वैसे भी आपको पता है बेसिकली किसी भी एक क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो कब आता है? किसी भी एक क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो कब आता है? जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो. डेरिवेटिव p का जीरो आ रहा है मतलब p क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं है, राइट? तो अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो आप ये भी बोल सकते हो दैट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, राइट? मोमेंटम कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, है ना? मास तो कांस्टेंट ही रहता है ना. तो सुना है क्या बॉडी का मास चेंज हो गया अपने आप? नहीं. मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, जीरो, because acceleration is dv by dt, right? So it means when a system is in equilibrium, it means there is no net force on any part of the system. There is no change in velocity in any part of the system, right? Which means there is no acceleration in any part of the system. So that is what it means by mechanical equilibrium. तो details हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बिकॉज इसके टाइप भी होते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से. So that's it for today.